सब बात। मेरे बैकग्राउंड से कोई आवाज नहीं आ रही है ना आपको? डिस्टरबेंस? मेरा साउंड क्लियर है ना? हाँ, कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रहा है। ऑलराइट, ठीक है, चलो। अभी हम कल कहाँ पहुंचे थे? पेज नंबर 140। हमने स्टिफनेस के बारे में कल बात की थी। और अब हम आगे का की बात करेंगे, जो है कि सर्जरी, ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशन अगर कोई भी बॉडी पार्ट का अगर करवाने की का समय आता है, तो उसके बारे में बता रही है वो। Surgery has its place. It is good for broken bones and accidents, and for conditions beyond the abilities of a beginner to dissolve. It may be easier under these circumstances to have the operation and concentrate all the mental healing work on seeing that the condition is not created. देखो, अगर ऑपरेशन आया है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? कि शरीर में अगर कोई बीमारी है, तो इस बीमारी का मूल कारण, मूल विचार, मूल क्या कहेंगे हम, मूल भावना, इमोशन, इसकी बातें कर रहे हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लग के शरीर में किस तरह के चिन्ह आते हैं। अब जो ऑपरेशन की बात होती है, अगर हड्डी टूट गई है तो ऑपरेशन करना ही है। सही है ना? अगर एक्सीडेंट उस तरह का हुआ है जिसका रिपेयरिंग सिर्फ ऑपरेशन से हो सकता है, तो वो तो करना ही होगा। तो ऐसे समय पे हम एफर्मेशंस या हम ये हीलिंग प्रोसेस जो है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं? तो हमारी कंडीशन जो है, जो भी पोस्ट ऑपरेटिव ठीक होने की जो बात है, उसके लिए हम ये एफर्मेशंस यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि दोबारा नहीं होना चाहिए। एक बार एक्सीडेंट हो गया, एक बार कुछ टूट गया, कुछ हो गया, लेकिन दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम दो चीजों पे हम काम कर सकते हैं। More and more each day, there are many wonderful people in the medical profession who are truly dedicated to helping humanity. More and more doctors are turning to holistic ways of healing, treating the whole person. Yet, most doctors do not work with the cause of any illness, they only treat the symptoms, the effects. और ये बात सच है। देखो, अभी डॉक्टर हेगड़े जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अभी सजग हो गए हैं, जिनके ध्यान में आ गया है कि सिर्फ शरीर को ठीक करने से नहीं होगा। जो भी मेंटल पैटर्न है, मानसिक कारण है, भावनिक कारण है, इसको भी ध्यान देना होगा। फिर भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ जो दिखता है, शरीर के जो चिन्ह है, सिर्फ उन चिन्हों पे काम करते हैं और होलिस्टिक अप्रोच नहीं लेते। दे डू दिस इन वन ऑफ टू वेज। दे पॉइजन, अब सिर्फ शरीर को ठीक करना है, ओके? यानी समझो पेट में दर्द है या सर में दर्द है या पैर में दर्द है, तो जो भी गोली लिख के देनी है, जो भी दवाई पानी करना है। या तो समझो हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि थायराइड का इम्बैलेंस, शुगर का इम्बैलेंस, यानी पैनक्रियाटिक हॉर्मोन्स, इंसुलिन का इम्बैलेंस, या तो एड्रिनल का इम्बैलेंस, जिसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये जो भी इम्बैलेंसेस है, इसको, ये कोई भी जो शरीर में प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स दो तरीके से इसे अप्रोच करते हैं। दे पॉइजन और दे म्यूटिलेट। तो कोई भी ऐसी गोली नहीं है, अगर आप सिंपल एस्पिरिन, पैरासिटामोल, क्रोसिन, आप सिंपल कुछ भी ले लो, कोई ऐसी गोली नहीं है जिसके साइड इफेक्ट नहीं है। हम्म? क्योंकि हम सारी गोलियां जो एलोपैथी में लेते हैं, ये सब प्योर केमिकल फॉर्म में होती है। और प्योर केमिकल्स को, शरीर को के लिए वो फॉरेन बॉडी है, और उसको पचाने के लिए शरीर को बहुत काम करना पड़ता है, प्लस उसके साइड इफेक्ट हम पर होते हैं। दवाइयां ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारी पेशियां हैं, हमारे जो सेल्स है, ये उसे आसानी से मेटाबोलाइज कर सके या डाइजेस्ट कर सके या एब्जॉर्ब कर सके। ओके? तो ऑर्गेनिक जिसको हम कहते हैं ना, तो वो ऑर्गेनिक अगर है, तो वो हमारी पेशियों को चल जाता है। फिर साइड इफेक्ट देख, अनलेस कि तुम्हारा डोज गलत ले लिया हो। जैसे कि कहते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को साइड इफेक्ट नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर गलत दवाई बिना राइट
कंसल्टेंसी, अगर गलत दवाई लेते हैं हम जो हमारी प्रकृति को सूटेबल नहीं है, डेफिनेटली साइड इफेक्ट आता है। हम्म? अगर तुम्हारी, सिंपल चीज बताती हूँ, देखो, अगर तुम्हारी पित्त प्रकृति है, और अगर नॉर्मली क्या कहते हैं हम, मालिश के लिए राई तिल का तेल यूज किया करो, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिसकी प्रकृति पित्त है, वो अगर तिल का तेल लगाएगा तो बॉडी का हीट बढ़ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? इतना, ये तो मैं खाने की बात भी नहीं, दवाई खाने की भी बात नहीं कर रही हूँ, लगाने की भी बात कर रही हूँ सिर्फ। उसमें भी आपकी प्रकृति को सूट होने वाला अपने जो भी लेना है वनस्पति, ये आपके प्रकृति, या तो पित्त प्रकृति है, वो अगर मेथी दाना खा लेता है तो उसका पित्त बढ़ जाएगा, क्योंकि मेथी का वो गुण धर्म है पित्त बढ़ाना। और पहले से ही तुम पित्त हो, और पित्त बढ़ा दोगे तो फिर स्किन एलर्जी से लेके बहुत कुछ हो सकता है, एसिडिटी, पेट में दर्द, बहुत कुछ हो सकता है, डायरिया तक भी हो सकता है। ऑलराइट, सो सर्जन्स कट, एंड इफ यू गो टू सर्जन्स दे विल यूजुअली रेकमेंड कटिंग। देखो, कोई भी सर्जन जो होता है, ऑपरेशन करने वाला जो होता है, वो क्या करेगा? काटेगा। शरीर का कोई भी हिस्सा है उसको काटने का काम उसका है। फिर वो त्वचा पे एक कट मारे या जो भी है, लेकिन कट है ना, तो काटना उसका काम है। सो हाउएवर, इफ द डिसीजन फॉर सर्जरी इज मेड, prepare yourself for the experience so it will go as smoothly as possible and you can heal as rapidly as possible। अच्छा, ये अब 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी शायद किताब है, तो तब भी अभी हमारे यहाँ ऑपरेशंस में टेक्निक्स इतनी बढ़ गई है, लेजर सर्जरीज करते हैं जिसके वजह से शरीर को काटना नहीं पड़ता। और अगर काटना पड़े तो छोटा सा कट होता है या एक होल जितना ही होता है। तो बहुत सारे सर्जरी अभी बिना काट छाट के काफी रोबोट रोबोट पण यूज करतात और आजकाल। रोबोटिक सर्जरी पण करतात, यस। तो ये इजी हो गया है, तो लेकिन फिर भी एफर्मेशंस या तो ये जो हमारे पैटर्न्स है, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इस तरह के एफर्मेशंस बोलेंगे कि हमारी सर्जरी बिना कोई दिक्कत बड़ी स्मूथली थ्रू हो जाए, और दूसरा हम जल्दी से जल्दी उसमें से रिकवर हो जाए। Ask the surgeon and staff to cooperate with you in this. Surgeons and their staffs in the operating room are often unaware that even though the patient is unconscious, he or she is still hearing and picking up everything said on a subconscious level। इसके तो मेरे इतने अनुभव है, मैं बहुत सारी कहानियां या तो रियल लाइफ स्टोरीज आपको बता सकती हूँ। जब भी हम अनकॉन्शियस होते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस तो खुला ही होता है। जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो भी हमारे आसपास के लोग बातें कर रही है, ये हमारा सुप्त मन हर पल सुनते रहता है। तो डॉक्टर्स, सर्जन्स, नर्सेस, नर्सिंग एड्स, जो भी ऑपरेशन थिएटर में लोग मौजूद है, इन्होंने उस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है कि जहाँ पे ख्याल रहे कि अगर आप कुछ नकारात्मक बोलते हो, अरे अरे ये तो कितना खराब है अंदर से, ये ज्यादा नहीं जिएगा, अब मैं जितना हो सके करता, अगर ये भी अगर आपने बोल दिया तो वो पेशेंट सुन रहा है। आपको लग रहा है एनेस्थीसिया में है, हाँ बिल्कुल है। बेहोश है, हाँ बिल्कुल है। लेकिन सुप्त मन खुला है और उसमें सब कुछ रजिस्टर होते रहता है। I heard one new age leader say she needed some emergency surgery, and before the operation, she had a talk with the surgeon and the anesthetologist. She asked them to please play soft music during the operation and for them to talk to her and each other continuously in positive affirmations. She had the nurse in the recovery room do the same thing. So the operation went easily and her recovery was rapid and comfortable। एक मास्टर, एक लीडर, स्पिरिचुअल लीडर है, उनके अनुभव के बारे में लुइस है यहाँ पे बात कर रही है। उस स्पिरिचुअल लीडर ने बताया कि जब उनको अचानक से ऑपरेशन करना पड़ा खुद के लिए, तभी उसने डॉक्टर्स और जो एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवाई देने वाला जो डॉक्टर है, या तो वहाँ के नर्सेस जो है, इनको उन्होंने समझाया कि मेरी सर्जरी के वक्त आप
एक सॉफ्ट म्यूजिक लगा देना, जरूरी है उतना ही बात करना, और जो भी बोलो पॉजिटिव बोलना। वही बात उन्होंने रिकवरी रूम में नर्सिस के भी समझाई कि रिकवरी के समय आप एकदम सकारात्मक बातें करना। तो बहुत जल्दी वो इस ऑपरेशन में से खड़ी हो गई। With my own clients, I always suggest they affirm that every hand, इसको अंडरलाइन कर लो, that touches me in the hospital is a healing hand and expresses only love। देखो, वो कहती है मैं मेरे क्लाइंट से एफर्मेशन देती हूँ, उनको कहती हूँ आपने ये एफर्मेशन बोलना है। कौन सा? हर इस अस्पताल में जो भी हाथ मुझे स्पर्श करेगा, जो भी मुझे छुएगा, उसका हाथ हीलिंग हैंड होगा, यानी वो ठीक करने वाला ही होगा। और जो भी मुझे छुएगा बड़े प्यार से छुएगा। देखो, जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो सिर्फ डॉक्टर हमें हाथ लगाता है क्या? नहीं। दो लोग हमें पकड़ के स्ट्रेचर पे से बेड पे डालते हैं, या स्ट्रेचर पे से ऑपरेशन टेबल पे डालते हैं। जो एनेस्थेटोलॉजिस्ट है वो अपने को हाथ, नर्स होती है वहां पे सपोर्ट देने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए। नस लेनी है तो भी कोई आपके हाथ को टाइट पकड़ता है। बहुत लोगों के हाथ हमें छूते हैं। तो वो जो छूना है ये प्यार से हो, और हर हर हाथ में से ऐसी ऊर्जा निकले कि जिससे मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं, यानी हीलिंग हैंड हो। तो ये एक एफर्मेशन हुआ। दूसरा एफर्मेशन, द ऑपरेशन गोज क्विकली एंड इजीली एंड परफेक्टली। ये ऑपरेशन झटपट, आसानी से और बिल्कुल एग्जैक्टली होने वाला है, परफेक्टली होने वाला है। और एक एफर्मेशन वो दे रही है, आई एम टोटली कंफर्टेबल एट ऑल टाइम। जो भी होने वाला है होने वाला है, पर मैं तो आराम से हूँ हर पल। ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के वक्त, ऑपरेशन के बाद, मैं बिल्कुल आराम से हूँ। आफ्टर द सर्जरी, हैव सम सॉफ्ट एंड प्लेजेंट म्यूजिक प्लेइंग एज मच एज पॉसिबल। और पता है, मैंने जनरली अब तो क्या कहते हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स खड़े हो गए, जिस मैं जहाँ जाती भी नहीं हूँ। लेकिन पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स हुआ करते थे जहाँ पे एक रूम में 2 या 3 पेशेंट हुआ करते थे, बहुत सारे रूम हुआ करते थे, वेटिंग रूम हुआ करता था। अब भी कुछ कुछ होते होंगे। मैंने देखा है हर रूम में टीवी होता था, और हर टीवी पे कोई ना कोई सीरियल या तो कोई न्यूज चलते होते थे। आप बताओ, कोई भी सीरियल का ड्रामा या कोई भी न्यूज सुनकर कौन सा बीमार व्यक्ति झटपट ठीक हो सकता है ना? तो सोचो कि भाई हम जिनको ठीक कर, जो यहाँ पे ठीक हो रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी अगर ठीक होना चाहते हैं तो क्या करना होगा? सॉफ्ट म्यूजिक काम कर जाता है। अगर उनके पास नहीं है, टेक योर टेप रिकॉर्डर टू द हॉस्पिटल एंड प्ले योर टेप ओवर एंड ओवर व्हाइल यू रेस्ट एंड रिकूपरेट। एक एफर्मेशंस आप रिकॉर्ड करके रख दो, और वो एफर्मेशन आप चलाते रहो, सुनते रहो। अब तो हमारे सबके हाथ में फोन है जिसमें रिकॉर्डर भी होता है। हेडफोन लगा के हम हर पल सुन भी सकते हैं, चाहे आजू बाजू में कोई भी शोर होने दो, कुछ भी होने दो। नोटिस सेंसेशंस, नॉट पेन। देखो, अपनी संवेदना संवेदना जो होती है उसके ऊपर ध्यान दो, सेंसेशंस पे ध्यान दो, पेन पर नहीं। दर्द, जिस चीज पे तुम ध्यान दोगे वो बढ़ेगी। अगर आप पेन पे ध्यान दोगे तो पेन बढ़ेगा। और बहुत लोग पेन से घबराते हैं, और इसलिए जिस चीज से घबराते हैं हमारा सारा कंसंट्रेशन, सारा फोकस उस पेन पे होता है। फिर हम ठीक कैसे होंगे बताओ? या तो लाइक, अब भगवान की दया से कभी मुझे ऐसे कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं, लेकिन हाँ रिसेंटली थोड़ा दांत का काम निकल आया था, रूट कनाल जो भी। पर मैं तो
एक तो आंख बिल्कुल खुला नहीं रखती, एक तो डेंटिस्ट की कुर्सी मुझे बहुत पसंद है। मेरा उसके ऊपर लेटते ही मुझे लगता है मैं सो जाऊं तो फिर इट इज सो कंफर्टेबल। ऑलराइट। तो मैं आंख बंद कर लेती हूँ और मेरे मन में जप चालू कर देती हूँ, या तो एफर्मेशन बोलती हूँ, या तो अपनी सांसों पे ध्यान देती हूँ, या तो मेरी एक प्रार्थना की पूरी एक श्रृंखला है। तो मैं बस वो प्रार्थना राउंड एंड राउंड, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि अब मेरे मुझे नींद लग जाएगी और वो कुछ वहां पे थोड़ा सजग रहने के लिए भी मुझे तकलीफ होती है। इतना मैं काम होके ऑलमोस्ट स्लीप की अवस्था में चली जाती हूँ। इफ आई फोकस, दुखेगा दुखेगा, अभी दुखेगा, क्या कर रहा है, दर्द होगा दर्द होगा, तो दर्द होगा, क्योंकि सारा फोकस दर्द पे है। दर्द से फोकस हमेशा हटा देंगे तो कभी नहीं हो सकता दर्द। ओके, सो वी हैव टू ट्राई दीज थिंग्स। ऑल राइट। नोटिस सेंसेशंस नॉट पेन, इमेजिन लव फ्लोइंग फ्रॉम योर ओन हार्ट डाउन थ्रू योर आर्म्स एंड इनटू योर हैंड्स। अपने हृदय पे धारणा, हृदय के साथ धारणा कर दो, यानी हृदय पे सारा अपना ध्यान ले जाओ, और इमेजिन करो, कल्पना करो कि आपका हृदय प्रेम से भर गया है और प्रेम उसमें समा नहीं पा रहा, और वो बहने लगता है हृदय से बाहर, और तुम्हारे दोनों हाथों में से वो बहते जा रहा है। तो ये भी एक कल्पना हम कर सकते हैं। आंटी ने जी जी। અમારે ત્યાં ડોક્ટર છે, આયુર્વેદિક ડોક્ટર, એ हाँ। નાડી વેદ છે. તો હું છે ને ક્યારેક અમુક વર્ષમાં એકવાર એમને બતાવી આવું हम्म। કે મારું આપણું બેલેન્સિંગ બોડીમાં તો ખબર પડે. તો बराबर। હું જયારે બતાવું છું ત્યારે ચેક કરે ને ત્યારે હું એમ આંખ બંધ કરીને કહું, મારા શરીરની બધી નસો ઓર્ગન, તમને કાંઈ બી તકલીફ હોય તો તમે ડોક્ટરને કહી દો. यस। તો એટલે હું ફીલ क्या બી बात કરું है। એવી રીતના કે मस्त। તમને કાંઈ બી જે અંદરથી હોય ને તો તમે ડોક્ટરને કહી દો તો ડોક્ટર એનું નિદાન કરે. बराबर। मस्त मस्त, ग्रेट आइडिया। ग्रेट आइडिया, परफेक्ट डायग्नोसिस मेरे डॉक्टर को मिलने दो। ये हाँ. हमारा एफर्मेशन है ना। हम्म. क्या बात है, थैंक यू फॉर दैट। जी हंसा जी, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की कि जो भी हम्म. है, आप मेरे शरीर को बोलो, आप डॉक्टर से डायरेक्ट बात करो, है ना। હા. એટલે એનું પરિણામ બી બહુ સારું આવે, એમ કે આપણે જ્યાં જે જે ચીજનું જરૂર હોય ને તો એ તરત જ કે તમને આની લઈ લો, થઈ જશે એમ. बराबर से। सही सही। नाइस। ओके। और तो हृदय से प्रेम बहने दो, अपने हाथों में से बहने दो, और अपने हाथ जिसमें से हृदय का प्रेम बह रहा है उसको शरीर के उस हिस्से पे रख लो जो जहां पे जो भी ऑपरेशन या जो भी कुछ तकलीफ है उस पर वो हाथ रख लो। ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं। हम्म। अगर हमारा घुटना दर्द हो रहा है, या हमारा हाथ दर्द हो रहा है, या सर दर्द हो रहा है, हृदय से प्रेम को बहाओ उस हिस्से में, और वो प्रेम भरा अपने हाथों में बहने दो, हृदय का प्रेम, और वो प्रेम भरा हाथ अपने हिस्से पे रख लो, और देखो कितना अच्छा महसूस होगा। आई थिंक दिस शुड वर्क वंडरफुली वेल। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है यहाँ पे। Place your hands over the part that is healing and say to this place, I love you and I am helping you to get well. उस हिस्से पे प्रेम भरा हाथ रख दो जिसको ठीक होने की जरूरत है, और उस हिस्से से कहो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक होने में मदद करूंगी, ये कह दो। ऑलराइट। तो ये अगर सर्जरी के बाद, अगर सर्जरी है तो उस समय करने की चीज है। अब आते हैं अगले बात पे, वो है सूजन, स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ द बॉडी। शरीर में कहीं भी अगर सूजन है तो क्या? स्वेलिंग ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट्स क्लॉगिंग एंड स्टैग्नेशन इन द इमोशनल थिंकिंग। आपके भावनिक विचारों में जब गड़बड़ होती है तब शरीर में कहीं ना कहीं सूज आ जाती है। देखो, घुटना सूज जाता है, रिस्ट सूज जाती है, उंगलियां सूज जाती है। कोई कोई लोगों को तो सुबह उठने के बाद थोड़ा समय लगता है फ्लेक्सिबिलिटी आने के लिए, सूजन होती है उंगलियों में। इसका मतलब ये होता है या तो किसी का लिवर में स्वेलिंग है, किसी की आंखों में स्वेलिंग है, पता नहीं, शरीर के कोई भी हिस्से में सूजन हो सकता है। तो जिनके शरीर में कहीं ना कहीं सूजन है,
इसका स्वेलिंग है, इसका मतलब ये है कि भावनिक विचारों में गड़बड़ है। We create situations where we get hurt and we cling to the memory. हम ऐसी परिस्थितियां निर्माण करते हैं जहां पे हमें दुख मिलता है, और फिर उस वैसी परिस्थिति निर्माण करने के बाद हम उसी बात को मन ही मन याद करते रहते हैं, उन्हीं स्मृतियों में हम खेलते रहते हैं। Swelling often represents bottled up tears, feeling stuck and trapped, or blaming others for our own limitations. कम हम पढ़ रहे हैं, सीमित हम हो रहे हैं, लेकिन और वो सीमितता के वजह से हमें बहुत रोना आ रहा है। हम अटके हुए हैं, हम जैसे कि कैद है, और हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि दूसरों की वजह से मेरे जीवन में तकलीफ है। ऐसे समय पे शरीर में कहीं ना कहीं सूजन आएगी। ओके, तो ये हो गया। रिलीज द पास्ट, लेट इट वॉश अवे। जाने दो, जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दो। टेक बैक योर ओन पावर, स्टॉप ड्वेलिंग ऑन व्हाट यू डोंट वांट। अपनी शक्ति अपने पास ले लो। दूसरों को जब ब्लेम करते हैं, यानी शक्ति हमने दूसरों को दी हुई है, पावर दूसरों को दी हुई है, वो उनको ब्लेम में से मुक्त कर दो, खुद मुक्त हो जाओ और अपनी ताकत अपने पास ले लो। और उससे भी और इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्टेप ये है, जो नहीं चाहिए उस पर फोकस मत करो। आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस पर्सन, आई डोंट वांट दिस थिंग, आई डोंट वांट दिस सिचुएशन, आई डोंट वांट दिस सर्कमस्टेंस। ये परिस्थिति मुझे नहीं चाहिए, ये व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए। जिस चीज पर तुम ध्यान लगा के रहोगे, फोकस करोगे, वो बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। लेट योर सेल्फ फ्लो विद द टाइड ऑफ लाइफ। जिंदगी चलने का नाम है, चलते रहो। जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, जिंदगी के साथ एक रूप होकर चलो। गो विद द फ्लो, बी इन हार्मनी विथ लाइफ। हाँ, तो ये आसान हो जाता है। ऑल राइट, अब अगली चीज पे हम आते हैं, शायद ये आखिरी चीज है, और वो है गांठें। कैंसर की भी गांठ होती है, सिस्ट की भी गांठ होती है, नॉन कैंसरस भी गांठ होती है, जिसको बिनाइन या मैलिग्नेंट गांठ बोला जाता है। हर प्रकार की गांठें होती है, गांठ गांठ होती है। आयुर्वेदा में भी ना, कोई भी प्रकार की गांठ हो, वो अलग अलग नाम नहीं देते, उसे गांठ ही कहते हैं। कहीं भी शरीर में गांठ आना, समझ रहे हैं ना आप? कभी कभी ना लोगों को त्वचा के नीचे जो चर्बी होती है ना, ये चर्बी इकट्ठा होके एक छोटी सी गांठ हाथ के नीचे, ऐसे छोटी सी गांठ आ जाती है शरीर में कहीं। फिर वो ऐसे हिलती रहती है, बोलती है ये क्या हुआ है मुझे, ये क्या हुआ है। ये है गांठ। गांठ को इंग्लिश में कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर कैंसर वाला ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। नॉन कैंसरस ट्यूमर भी होते हैं। ट्यूमर आर फॉल्स ग्रोथ। ये एक माया है. फसवी म्हणतो ना आपण, गाठी जे असतात ना, हे फसवे असतात. म्हणजे कसं, नको तिकडे आलेले. ऑलराइट, देखो, an oyster takes a tiny grain of sand and to protect itself grows a hard and shiny shell around it. We call it a pearl and think it is beautiful. आपको मालूम है मोती कैसे बनता है? हाँ, जो शेल होता है, या तो शिंपलं म्हणतो ना आपण, हाँ, वो उसके अंदर एक जीव होता है, और वो जीव खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक जेली का लेयर बनाते 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 जाता है। इतना बड़ा बना देता है अपने अराउंड, उसके गोल 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 गोल, ताकि वो सुरक्षित रहे। हाँ, जेली जैसा होता है वो। कालांतर के बाद, कुछ समय के बाद,
वो धीरे धीरे कड़क हो जाता है। हाँ? और कड़क होने के बाद वो मोती बनता है, और उस मोती को हम कहते हैं, वाह वाह क्या सुंदर है ना, चमकदार है, कितना मस्त है, इसका तो दागीना बनेगा। ठीक है, और हमें वो बहुत सुंदर लगता है। देखो, तो अगर हमारे शरीर में गांठ आती है कहीं भी, किसी भी प्रकार की, तो वो कौन सी चीजों को हमने हमारे हमने खुद को बचाने के लिए क्या लपेट लिया है, हाँ, अपने दिल के अराउंड। ऑलराइट, वी टेक एन ओल्ड हर्ट, बहुत दुख हुआ था बहुत समय पहले, एक पुराना दुख हम लेते हैं और उसे पालते हैं। Okay, we take on an old hurt and nurse it and keep pulling the scab of it, and in time we have a tumor. देखो, कोई भी जख्म है, जख्म पे क्या होता है, कुछ समय में वो जख्म में से खून बह रहा है, वो रुक जाता है तुरंत ही। उसके बाद उसके ऊपर एक खपली आती है। ओके, और वो खपली अगर हम निकालते हैं तो देखो फिर से खून बहना शुरू हो जाता है। सही बात है कि नहीं? आर यू विथ मी? बरोबर है ना, करते है ना? हाँ। तो वो जख्म को वो खपली निकाल दी तो खून बहना शुरू होता है। हम बच्चों को क्या कहते हैं, अरे वो खपली मत निकाल, उसके नीचे जब नई त्वचा तैयार हो जाएगी, ऊपर का थर अपने आप निकल जाएगा और गिर जाएगा, खींच के मत निकालो। हम जीवन में क्या करते हैं, कोई पुरानी दुख भरी बात है जो है, उसको संभालते हैं, और हर बार जब उसको हम याद कर रहे हैं, इसका मतलब है हम खपली निकालते हैं, उसको ठीक होने ही नहीं देते। बार बार उसको याद करते हैं, उसको पालते हैं का मतलब क्या होता है, जब भी वो ठीक होने लगता है हम वो जख्म ताजा कर देते हैं, याद कर करके हम उस जख्म को जीवित रखते हैं, ताजा रखते हैं। ऑलराइट, नाउ आई कॉल दिस रनिंग द ओल्ड मूवी। जैसे कि पुरानी एक फिल्म है, उस फिल्म को आप चलाते ही रहते हो, देखते ही रहते हो। आई बिलीव द रीजन women have so many tumors in the uterus area is that they have taken an emotional hurt, a blow to their femininity, and nurse it. I call this the he done me wrong syndrome. देखो, स्त्रियों में गर्भाशय में गांठें, हाँ, बहुत ही देखने को मिलती है। सिस्ट होती है गर्भाशय में, ग्रोथ होते हैं गर्भाशय में, फाइब्रॉइड्स जिसको कहते हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं, बहुत स्त्रियों को होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये क्या है, ये गांठ, जब हमारे स्त्री तत्व को धक्का लगता है, जब कोई पुरुष हमारे स्त्री तत्व को दर्द देता है, हम उस दर्द को बार बार याद करते रहते हैं, और बार बार उस जख्म को ताजा रखते हैं, और 10 साल 15 साल 20 साल, तब जाके वो गांठ का रूप ले लेती है, गर्भाशय के अंदर की गांठ का रूप ले लेती है। आप ही सोच कर देखो, कितनी औरतें हैं जो गर्भाशय निकाल देती है। अब आप मुझे बताओ, गर्भाशय निकाल देने से क्या प्रॉब्लम खत्म हो गया? व्हाट डू यू थिंक? हुआ नहीं हुआ? क्या कहोगे आप? जड़ तो निकाली ही नहीं, जड़ वैसे ही वैसे है, प्रॉब्लम गया नहीं है। फिर अब तो गर्भाशय नहीं है गांठ आने के लिए, अब क्या होगा? कहीं और आएगी। Do you understand? This is very, very important for all of us to understand. Why do we need to let go the past?
क्यों हमने बीती गुजरी बातों को छोड़ना जरूरी है? अगर निरोगी शरीर चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारे शरीर में कहीं भी गांठ ना आए, तो पुरानी बातों को जाने दो। आपके स्त्रीत्व को, स्त्री तत्व को, स्त्रीत्व को धक्का अगर कोई देता है, तो आप स्त्री है, आप शक्तिशाली है, क्यों धक्का लगा कर लेते हो? छोड़ दो, जाने दो। या सो इट इज अ ब्लो टू देयर फेमिनिटी। वो कहती है, मैं इसको कहती हूँ, उसने मेरे साथ गलत किया प्रॉब्लम। उसने इस रोग को नाम दिया है, लुइस हे ने इस रोग को नाम दिया है, उसने मेरे साथ गलत किया, उस बंदे ने मेरे साथ गलत किया, उस आदमी ने मेरे साथ गलत किया। ओके, स्पेशली फर्स्ट लव अफेयर्स, या जिस पे आप बहुत ज्यादा प्यार करती थी लेकिन वो आपको छोड़कर चला गया, या फिर बाद में आपको फंसने की भावना आती है कि मुझे फंसाया गया। आगे जाके आपकी शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, संसार होता है, लेकिन वो जो पुराना दुख है ना, वो आप छोड़ते नहीं। अब भी याद करे तो दर्द होता है कि उसने मुझे फंसाया था। हम्म? मेरे पास एक केस आई थी ऐसी, हाँ, जो जिसके मतलब ऑलमोस्ट 30 साल पहले शादी के प्रोमिसेस देकर बहुत कुछ अफेयर उनका हो गया था, और फिर उन्होंने फंसा दिया था, और अब शादी हो गई, सब कुछ संसार चल रहा है। लेकिन वो कह रही थी कि मैं उस आदमी को भूल नहीं पा रही हूँ, मैं ये नहीं भूल पा रही हूँ कि उसने मुझे, मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे फंसाया। वो मेरा पहला प्यार था, मैंने अपना सब कुछ उसको दिया, मैंने अपना तन, मन, समय, ताकत, मेरे पास बुद्धि, मेरे पास जो भी कुछ है, मैंने सब न्यौछावर कर दिया उस पर, और उसने मुझे फंसाया। आज भी उस बात का दुख है। ओके, तो अब क्या करें? हाँ, तो उसकी कहानी सुनी, मैंने सोचा अब क्या करें, कैसे छोड़ सकती है ये? बहुत सालों पुरानी बात है, ऑलमोस्ट आई थिंक 10-12 years अगो ये केस हुआ था मेरे पास। फिर मैंने सोचा, मैंने उनको एक बात पूछी, मैंने कहा आपके उन उस व्यक्ति के साथ संबंध कितने साल थे? तो वो बोली 6, साधारण 6 साल मैंने मेरे संबंध थे। मैंने बोला, उन 6 सालों में कि कहाँ कहाँ, कैसे कैसे उस व्यक्ति के वजह से आपको खुशी मिली, उन बातों को याद करके मुझे बताओ। फिर उसने बताया कि नहीं, आई हैड द बेस्ट सेक्स ऑफ माई लाइफ, और हम लोग बहुत घूमने जाते थे, और मुझे अच्छी अच्छी चीजों के साथ पहचान उन्होंने दिलवाई, कि देखो हटलिंग बोलो, या घूमने जाते हैं, या कपड़े, या ये या वो, या तो रिसोर्ट्स में जाना, रहना करना, ये सब उनके पास से मैंने सीखा। तो मैंने कहा, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिला है ना, या सिर्फ दर्द मिला? नहीं नहीं, वो 6 साल तो बहुत सुनहरे थे, लेकिन देखो जब वो व्यक्ति छोड़कर चला गया, उसका दुख मना रहे हैं 25-30 साल से, लेकिन जो 6 साल इतना एंजॉय किया, जो सुख मिला, वो उसको जाने दिया। कहने का मेरा मतलब, मुद्दा ये है, माय पॉइंट इज, इन वर्स्ट सिचुएशंस, रिमेंबर द गुड टाइम्स यू हैड एंड लेट द बैड टाइम्स गो। ये चॉइस है कि नहीं? है कि नहीं? इज दिस अ चॉइस, यस और नो? Right? We have a choice to think of good things, or we have a choice to think of bad things. Why suffer? Refuse to suffer. सहन नहीं करना, दुख में नहीं रहना, मना कर दो, कह दो मैं दुख में नहीं रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट? तो ये वो कहती है, ओल्ड मूवी है ये, जस्ट बिकॉज अ रिलेशनशिप एंड्स डज नॉट मीन देर इज समथिंग रॉन्ग विथ अस, नॉट डज इट लेसन अवर सेल्फ वर्थ। एक संबंध कोई टूट गया या खत्म हो गया, इसका मतलब हम खत्म हो गए? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारी कीमत उस व्यक्ति के चले जाने से खत्म हो गई? अगर वो व्यक्ति मेरे जीवन में है तो मेरे लाइफ को कीमत है,
अगर वो नहीं है तो मेरे लाइफ को कोई कीमत नहीं। ये क्या बात हुई? सोचो। ऑलराइट, वही ये यहाँ पे कह रही है, इट इज नॉट व्हाट हैपेंस। देखो क्या हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इट इज हाउ वी रिएक्ट टू इट। जो भी हुआ उसको आप रिएक्शन कैसे देते हैं, उसकी आप उसके तरफ आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, इससे हमारा अनुभव बनता है, इससे हमारा जीवन बनता है, इससे हमारे अनुभव सुखद या दुखद बनते हैं। होता तो कुछ ना कुछ होते ही रहने वाला है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमें बताएगी कि हमारी अवस्था तय होगी कि हम सुख में रहते हैं या दुख में रहते हैं। वी आर ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अवर एक्सपीरियंसेस। हमारे जीवन में आया हुआ हर अनुभव, हर अनुभव हमारी जवाबदारी है, हमने खुद उसे बनाया है। हम्म? और एक ओपनली आपको एक बात कहती हूँ, स्पेशली जब उस औरत को मैंने कहा कि आपको उनसे क्या मिला, एक ऐसी बात बताओ जो आपको उनके, अभी आपने मुझे बहुत चीजें बताई कि उस व्यक्ति से के वजह से आपको जिंदगी देखने को मिली, मतलब यू नो यू कुड सी, गेट टू सी सो मेनी न्यू थिंग्स। लेकिन एक ऐसी बात बताओ उनके बारे में जो उनसे आपको मिली लेकिन बाद में कभी नहीं मिली। आप सरप्राइज हो गए, उसने बोला दैट वाज द बेस्ट सेक्स ऑफ माय लाइफ। अगर वो सेक्स लाइफ मैंने एक्सपीरियंस नहीं की होती तो शादी के बाद मेरी सेक्स लाइफ साधारण है, ये मुझे पता भी नहीं चलता। छोटी मत समझो इस बात को फ्रेंड्स, मैं बहुत फ्रीली फ्रैंकली बात कर रही हूँ। बहुत शादियां ऐसी है हमारे कल्चर में जिनके सेक्स लाइफ अप टू द मार्क नहीं होते, बहुत मीडियम होते हैं, बहुत मीडियोकर होते हैं। सेक्स लाइफ होना जरूरी भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। दिल से दिल का कनेक्शन है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, केयर है, लव है, सेक्स होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके शरीर को वो भूख है और वो भूख मिटती नहीं, फिर प्रॉब्लम होते हैं। दो में से एक जन को शरीर की भूख ज्यादा है, एक को भूख कम है। जैसे खाने की भूख होती है वैसे ही शरीर की भूख होती है, कोई अलग बात नहीं है। एक पार्टनर को चटपटा यू नो ऐसा सब खाना पसंद है, और दूसरा पार्टनर है जो बोलता है बाबा मेरे को घर पे जाके दाल भात दे दे, तेरे को जो पानी पूरी शेव पूरी जो खाना है तो खा। जैसे खाने की चॉइसेस अलग होती है, वैसे सेक्स की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। तो मैंने बोला अब के बाद ये याद रखना एंड से थैंक यू। अदरवाइज मैं ये अनुभव अगर आपके साथ नहीं मिलता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि अच्छा अनुभव क्या होता है इस सेक्स को लेकर। राइट, कोई भी वर्स्ट कंडीशन में हम कोई ना कोई अच्छी बात तो ढूंढ निकाल सकते ही है। कहीं ना कहीं ऐसी बात हम निकाल सकते हैं जिसके लिए हमारे दिल में ग्रैटिट्यूड फील होता है। और ग्रैटिट्यूड अगर तुम्हें फील होता है तो तुम उसे माफ आसानी से कर दोगे। राइट, उसके बाद उसको माफ करना बहुत आसान हो गया। बोलते हाँ, आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दिस वन थिंग, सो सो इजी टू लेट गो। ये मैंने एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अगर आपका पंगा है किसी के साथ, या आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, या आप किसी को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो ढूंढो, ऐसी उस व्यक्ति ने आपको ऐसी कोई चीज दी होगी जो जीवन में सिर्फ वही दे पाए, बाकी कभी किसी ने दे नहीं पाए, या वो अनुभव आपको किसी और से कभी नहीं मिला। सोचो। So we are rich responsible for all our experiences. What beliefs about yourself do you need to change in order to attract more loving kinds of behavior? Gratitude है, पास्ट को जाने दिया, लेट को किया, फॉरगिव किया, थैंकफुल हो गए, तो अब भी जिसके साथ रह रहे हो ना, उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी आपके दिल में। अब भी जिस परिस्थिति में आप हो उसके तरफ भी आपकी कृतज्ञता बढ़ जाएगी।
ऐसा कौन सा बिलीफ सिस्टम, ऐसा कौन सा आपके अंदर, कौन सी मान्यता है जो बदलने से प्यार के अनुभव आपके लाइफ में आते जाएंगे। हर व्यक्ति आपके साथ प्यार से व्यवहार करेगा। ये परिस्थिति आने के लिए कौन सी मान्यता को बदलने की जरूरत है, चाहे आपके विचारों में हो, चाहे आपकी भावनाओं में हो, इसका करेक्शन कर लो। जिंदगी सुखी सुख है, सत चित आनंद ही जिंदगी है। राइट। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। उसके आखिर में उन्होंने प्रतिज्ञा जो लिखी है, प्रेयर जो लिखी है, इन द इंफिनिटी ऑफ लाइफ वेर आई एम, ऑल इज परफेक्ट होल एंड कंप्लीट, आई रिकॉग्नाइज माई बॉडी एज अ गुड फ्रेंड, ईच सेल इन माई बॉडी हैज डिवाइन इंटेलिजेंस, I listen to what it tells me and know that its advice is valid. I am always safe and divinely protected and guided. I choose to be healthy and free. All is well in my world. यहाँ पे वो कहती है जिंदगी के अनंत में जहां पर भी मैं हूँ वो संपूर्ण है, पूर्ण है। मेरा शरीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरे शरीर के एक एक पेशी में वो ब्रह्मांड की शक्ति, वो ब्रह्मांड की चैतन्य भरा हुआ है। वो जो भी मुझे मेरा शरीर कहता है मैं सुनती हूँ, और वो जो कहता है सही कह रहा है, ये भी मैं मानती हूँ। मैं हर पल सुरक्षित हूँ, हर पल चैतन्य मैं हूँ। मुझे मेरे भगवान हमेशा राह दिखाते रहते हैं। तंदुरुस्त होना, आरोग्यवान होना, मुक्त रहना, ये मेरा चॉइस है, ये मैंने तय किया हुआ है। मेरे जीवन में सब कुछ कुशल मंगल है। ऑल इज वेल इन माय वर्ल्ड। राइट। ओके। सो चैप्टर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। अलग अलग फिजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर हमने उसके मेंटल पैटर्न, इमोशनल पैटर्न इसे देखा है। कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो या पूछना चाहते हो, या जैसे हंसा जी ने बताया आप बताना चाहते हो तो बोलो। सब निरोगी है। और सबके पहचान वाले भी सब निरोगी है। नहीं, जाहिर। मैं यही आप ये चल रहा था ना मैडम आज हम्म, का, मैं हम्म, वही सोच रही थी। मेरी आंटी, मेरी चाची जो है हाँ जी। अभी 10 साल से ऑलमोस्ट हम्म। जहाँ भी बाहर जाती है कुछ न कुछ उनको प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ हाँ। एक्सीडेंट कुछ न कुछ। एक्सीडेंट हो रहा है, ओके। हाँ, एक्सीडेंट मतलब या तो बस में गई तो एक बार एकदम से जंप होके टेल बोन थोड़ा सा क्रैक हुआ, अरे अरे। वो अभी तक नहीं हील हुआ। और हम्म। एक बार गई तो पैर का फ्रैक्चर हुआ। हम्म। एक बार वाराणसी के लिए गई, कैसे भी करके अपेंडिक्स रैप्चर, ये क्या होता है, रप्चर पंचर। हो गया, रप्चर हो हाँ, गया, हाँ। पंचर हो गया, कैसे वो बाल मतलब कैसे भी करके बची। हाँ। ऐसे हर और 3-4 महीने बेंगलोर से वापस आ रहे थे चित्रदुर्ग के पास, इतना बड़ा एक्सीडेंट है, कैसे बचे वो भगवान जाने। ऐसे भगवान हर जाने। बार कुछ न कुछ आता। अच्छा। सब भूल के जाने दो, सब लोग बोलते जाओ करके। अभी जयपुर जाके वापस उधर पैर मुड़ गए बोलते। ओ। मैं मेरी बहन से हमारा डिस्कशन वही बोल रहा था, ये हम्म। सिर्फ फिजिकल नहीं है, उसको रूट कॉज ये यस। करना है। हाँ। वही राइट। आज वही बात इधर आया ना आज, वही हाँ, और एक्सीडेंट्स आर एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर। उनके हम्म, अंदर किसी बात को लेकर इतना क्रोध भरा है, वो क्रोध व्यक्त हो रहा है, ऐसा लुइस है कह रही है। अगर आप करेक्ट। उसकी मेंटल पैटर्न या इमोशनल स्टेट देखना चाहो तो आप ऑब्जर्व करो, कभी उनसे बात करो और उनको पूछो किस चीज का आपको अंदर से गुस्सा आता है। और वो बराबर है मैडम, वो मतलब हर इमोशन दबा के रखती है, कुछ बराबर है। भी एक्सप्रेस नहीं करती है। देखा। बिल्कुल। और पता है ममता, सरप्राइजिंग बात यह है
कि पर्सनल रिलेशनशिप में या घर में या अपने आसपास के लोगों के विरुद्ध में सिर्फ गुस्सा नहीं होता, क्रोध सिर्फ अपने लोगों की तरफ नहीं होता लोगों को। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो पॉलिटिकल लीडर्स से इतना द्वेष करते हैं, इतना क्रोध करते हैं कि नाम निकालते वो कहते हैं इसको तो गोली मार देनी चाहिए। पर क्या मार सकते हैं? नहीं। नहीं, क्या वो क्रोध व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। फिर नहीं। क्या होता है? एक्सीडेंट। तो प्लीज चेक आउट दैट ऑल्सो, समटाइम्स वी आर एंग्री एट सोसाइटी। लोग, कोई कोई लोग हैं जो अपनी कम्युनिटी से इतना क्रोध होता है उनके अपने समाज को लेकर। तो समाज के विरुद्ध हो सकता है, देश के विरुद्ध हो सकता है, दुनिया के विरुद्ध हो सकता है, पेड़ काटने वाले लोगों के विरुद्ध हो सकता है, प्लास्टिक्स जो इधर उधर फेंकते हैं उनके विरुद्ध। वो गलत नहीं है, लेकिन जो क्रोध है ये व्यक्त होना जरूरी है, उसके बारे में कुछ करना जरूरी है, उसका आउटलेट तो चाहिए। यस। बिना आउटलेट के ये एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। बहुत अच्छे। ऑलराइट, और किसी को कुछ कहना है या पूछना है फिजिकल इश्यू को लेकर? नहीं मैम। ऑलराइट, ठीक है। अभी actually, जी हाँ सर। મને છે ને આપણે આ હમણાં વાંચ્યું ને લાગણીનું हम्म સૂજન આવી, हम्म તો મારા મમ્મી છે ને એને બહુ સૂજન આવે. તો हम्म। ક્યારેક જ્યારે જો તો કે એને પગમાં સૂજન હોય, ક્યારેક તો હવે મને એ ટીબલા થાય છે કે ઈ જો ઈ બહુ ઇમોશનલ છે, हाँ, લાગણી વાળા છે બહુ જ. बराबर। એટલે એ બધું પોતાના શરીર ઉપર લે છે, એટલે પગમાં ને બધી જ જગ્યાએ એને સૂજન આવે सूजन છે. આવતા રહે છે। हाँ, હવે આપણે પોતાને આજુબાજુના લોકો શું છે એ બી પોતને અને એને એના કયા સ્વભાવથી એને ઈ પીડા થાય છે એ ખબર પડે છે. बराबर। તો ભાવનિક અસ્થિરતા હોય ને, તો એટલીસ્ટ એમને કયો કે તમે નકારાત્મક થી સકારાત્મકમાં ન આવો ચાલશે, પણ તમે ન્યુટ્રલ તો થઈ જાઓ। હમ ન્યુટ્રલ થઈએ ને તો આપણું ઇમોશન બેલેન્સમાં કરીએ તો જ ન્યુટ્રલ થાય। કે પણ બહુ હવે રિએક્ટ નહીં કરવાનો, આ મને બહુ ગમે છે, આ મને જરાય ગમતું નથી, અરે વાહ તે મારા માટે લાવ્યું હું તને ગળે લગાડું, કે મારા માટે કેમ ના લાવ્યું, મને ખોટું લગાડું, યુ નો આ આરતીબેન એટલા લાગણી વાળા છે કે આપણે મમ્મીને કહીને હવે એનું કેવું બુદ્ધિમાં એકદમ થઈ ગયું, સ્ટોપ જ થઈ ગયું છે ત્યાં. તો એને વાત કરું ને તો ઈ કહેશે કે એને એમ થાય કે મને કે છે એટલે હવે ઈ મને ફોન જ ના કરે. हाँ। એટલે પછી હું કહું કે જ્યારે એનું મન કહેશે ત્યારે समझ, વાત કરીએ એમ. ये अनुभव मेरा भी 100% सेम अनुभव है। कि अगर मेरी बात 16 आने सच है और હા सामने वाले को वो सुनना नहीं है, तो वो बोलेंगे अरे मेरे को थोड़ा काम आ गया, मैं बाद में फोन करती हूँ, और फोन ही नहीं करेंगे। નહીં કરે. મોટા થયા ને ઉંમરમાં એટલે પોતાની રીતે જ એને રહેવા જોઈએ. इट्स ओके, इट्स ओके। वो सब देखो, सब लोग आखिर डेस्टिनेशन हमारा एक है હમ क्या। तो वो कोई आगे आएगा, कोई थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, कोई तेजी से चलेगा, कोई बात नहीं, होने दो। अच्छा, अभी चैप्टर 15 पे जाते हैं, और एक ही पेज का ये चैप्टर है। आई एम हेल्दी होल एंड कंप्लीट। मैं निरोगी हूँ, नहीं मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। As you look through the following list taken from the book Heal Your Body, see if you can find the correlation between diseases you may have had or are having now and the probable causes I have listed. A good way to use this list when you have a physical problem is, देखो ये मैंने आज ही ग्रुप पे शेयर किया। जब आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो तो चार 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 स्टेप्स हमने लेने हैं। पहला स्टेप, मानसिक स्तर पे कारण क्या हो सकता है देखो। Look up the mental cause. See if this can be true for you. If not, sit quietly and ask yourself, what could be the thoughts in me that created me? Okay, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस 15th चैप्टर से उनका ऐसे लंबी की लंबी लिस्ट दी है, A to Z। जो भी अलग अलग प्रॉब्लम है, जैसे कि ए से पेट का दर्द, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्सेस यानी पस होना, एक्सीडेंट, एक यानी दर्द, एक्ने यानी पिंपल्स आना, एडिक्शंस यानी बुरी आदत लत लगना, एडिशंस डिजीज
एडिनॉइड्स, एड्रिनल प्रॉब्लम, एजिंग प्रॉब्लम, एड्स, अल्कोहलिज्म, एलर्जीज, उन्होंने कुछ 10-15 पेजेस है जहां पर उन्होंने ये, या ज्यादा है, 20 एक पेज होंगे, जहां पर उन्होंने हर रोग को लेकर उसके बाजू में लिखा है कि कौन सा विचार आपका गलत हो रहा है और फिर सही विचार आप क्या करोगे। ऐसे उन्होंने 3 लाइन में ये दिया हुआ है। अब एक उदाहरण यहाँ पे लेते हैं। अगर दांत का कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि रूट कनाल, हाँ, तो दांत किस चीज को दर्शाता है? निश्चयात्मक, निश्चयात्मकता को दर्शाता है। टीथ रिप्रेजेंट डिसीजन, long standing indecisiveness, inability to break down ideas for analysis and decision। दांत के प्रॉब्लम तब होते हैं जब तुम्हारे मन में एक एक संकल्पना, एक आइडिया आई है, लेकिन तुम बहुत सोच रहे हो, पर उस संकल्पना को क्या कहते हैं, उसका विवेचन करके, उसका विश्लेषण करके निर्णय नहीं ले पा रहे हो। जब बहुत समय से किसी बात का आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, तब दांत के प्रॉब्लम आते हैं। तो इसके लिए सकारात्मक वाक्य, एफर्मेशन क्या होगा? आई मेक माई डिसीजंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ। सत्य के आधार पर मैं अपना निर्णय लेती हूँ। एंड आई रेस्ट सिक्योरली नोइंग दैट द ओनली राइट एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन माई लाइफ। एक तो मैं सत्य के आधार पर निर्णय लेती हूँ, और लेने के बाद मैं आराम से बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे जीवन में जो सही है, मेरे लिए जो सही एक्शन है, वही मुझसे अपने आप होगा। इन अ वे देखा जाए तो ना हम करता, हाँ, कर्ता भाव नहीं ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं लेकिन कर्ता भाव नहीं। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे चीजों का उन्होंने बड़ा का बड़ा, लंबा चौड़ा 20-25 पेजेस का उन्होंने लिस्ट दिया हुआ है, ए से स्टार्ट होके। तो वो कह रही है कि पहला स्टेप ये होगा, अगर आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो वो मेंटल, मानसिक कारण उसका क्या है, वो लिस्ट में देख लो। और अगर वो कारण तुम्हें नामंजूर है, अब या तो तुम कहते हो नहीं नहीं ये मेरे लिए ये कारण सही नहीं है, ऐसा तो मेरा सोच नहीं है, या मेरे लाइफ में ये ऐसा नहीं है, अगर वैसा आप कहते हो, ऐसे आपको लगता है, तो शांति से बैठ लो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, अपने अंतर मन से पूछो, किस विचार या किस कारण की वजह से ये मुझ में, ये परिस्थिति या ये मेरे अंदर तैयार हुआ है। जो भी आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा शारीरिक प्रॉब्लम मेरे शरीर के अंदर किस कारणवश आया हुआ है, ये सवाल पूछो। दूसरा स्टेप, repeat to yourself, I am willing to release the pattern in my consciousness that has created this condition। चाहे तुम कारण जानते हो या न जानते हो, चाहे जानते हो या अनजान हो, आप बोलोगे क्या? ये जो भी विचार सरणी या ये पैटर्न जो भी मेरा है, जिसके वजह से मेरे शरीर में ये निर्माण हुआ है, उसको मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये एफर्मेशन आप बोलोगे। तीसरा, रिपीट द न्यू थॉट पैटर्न टू योर सेल्फ सेवरल टाइम्स। जो सकारात्मक वाक्य, जो एफर्मेशन दिया है, जैसे कि आई नो आई एम वर्थ वाइल, इट इज सेफ फॉर मी टू सक्सीड, लाइफ लव्स मी, ये अगर एक एफर्मेशन है तो उस एफर्मेशन को दोहराते रहो। चौथा स्टेप, assume that you are already in the process of healing। wherever you think of the condition, whenever you think of the condition, repeat the steps। और अब मैंने ये समझ लिया है, अब मैं सकारात्मक वाक्य खुद से बोलने लग रही हूँ, तो अब ये मेरे शरीर के अंदर जो भी बीमारी है या जो भी डिसऑर्डर है
या डिस ईज है, ये ठीक होने लगी है। और जैसे मैं सकारात्मक बोलते जाऊंगी, ये जल जलद गति से ठीक होने लगेगी, और जल्द ही मैं अपने आरोग्य को संभाल पाऊंगी, या मैं निरोगी बन जाऊंगी। ये बार बार बोलते रहो, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये जो भी 15-20 पेजेस है, पेजेस भर के उन्होंने लिस्ट दी है। ये बात हुई 15वें चैप्टर की। उसके अंत में एक प्रार्थना उन्होंने लिखी है। इन द इंफिनिटी ऑफ लाइफ वेर आई एम, ऑल इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट, आई एक्सेप्ट हेल्थ as the natural state of my being. I now consciously release any mental patterns within me that could express as dis-ease in any way. I love and approve of myself. I love and approve of my body. I feed it nourishing foods and beverages. I exercise it in ways that are fun. I recognize my body as a wondrous and magnificent machine, and I feel privileged to live in it. I love lots of energy. All is well in my world. दुनिया के इस अनंत में मैं पूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ। निरोगी होना या आरोग्यवान होना, ये मेरा हक है, ये मेरी सहज अवस्था है, ऐसा मैं मानती हूँ। जो भी मेरे अंदर मानसिक विचार सरणी है, मेंटल पैटर्न्स है, जिसके वजह से मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का बिगाड़ हो सकता है, उन सारे मानसिक गतिविधियों को, मानसिक पैटर्न्स को मैं छोड़ रही हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ और मैं खुद को पसंद करती हूँ। मुझे अपना शरीर बहुत पसंद है। मैं अपने शरीर से प्रेम करती हूँ। मैं अपने शरीर को अच्छा अच्छा खाना पीना खिलाती पिलाती हूँ। मेरे शरीर को मैं इस प्रकार का व्यायाम देती हूँ, एक्सरसाइज देती हूँ, जो करने में मेरे शरीर को बहुत मजा आता है। देखो, कोई कोई लोग जिम जाने या योगा जाने से पसंद करते हैं डांस क्लास जाना। डांस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। कोई कोई लोग पसंद करते हैं अकेले हेडफोन लगा के जॉगिंग करने जाना। कोई कोई लोग पसंद करते हैं वॉकिंग करने के लिए। प्लीज शेयर 14th and 15th चैप्टर प्रेयर ऑन द ग्रुप। आई विल, सुचित्रा, आई डेफिनेटली विल। ओके। फिर मेरा शरीर एक बहुत अद्भुत मशीन है, ऐसा यंत्र है जो बहुत अद्भुत है और जिसकी असीमित ताकत है। आई फील प्रिविलेज टू लिव इन इट, और इसमें मैं जी रही हूँ। ऐसे सुंदर, ऐसे शक्तिशाली, ऐसे अद्भुत शरीर में जीना, ये मेरे लिए एक अद्भुत घटना है। आई लव लॉट्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारी ऊर्जा मुझ में है और ये ऊर्जा मुझे बहुत पसंद है। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। मेरे जीवन में सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ अच्छा है। अब ये यहाँ पे 15वां चैप्टर खत्म होता है। 15वां चैप्टर के बाद के साथ तीसरा अध्याय यानी तीसरा सेक्शन भी यहाँ पे खत्म होता है। अब कंक्लूजन चौथा सेक्शन है। जिनके पास नई किताबें हैं वो जरा देखकर मुझे बताओ कि तीसरा सेक्शन जहाँ खत्म हुआ और चौथा कंक्लूजन शुरू होता है, क्या उसके बीच में ये एक पन्ना है? इज इट देयर? यस, फैंटास्टिक। ये मैंने देखा है कि ये जो 15-20 पेजेस थे, जिसमें अलग अलग प्रॉब्लम को लेकर उन्होंने सकारात्मक विचार कैसे
करना चाहिए, ये सिखाया था। लेकिन यहाँ पे इस एक पन्ने पे जो उन्होंने दिया है, ये हमेशा से, यस स्मिता जी, बिल्कुल वही पन्ने की बात कर रही हूँ। इस पन्ने को बड़े ध्यान से पढ़िए। मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा जो भी प्रॉब्लम है, ऐसा अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो अगर आपके मन में ये विचार आता है कि मेरा ये कौन सा प्रॉब्लम है, मेरा कौन सा पैटर्न है, और मैं इसके लिए क्या गलत सोच रही हूँ, और मुझे क्या गलत सही सोचना चाहिए, इतना सब अगर आपको काम नहीं करना हो, तो यहाँ पर एक लाइन में दिया गया है। ओके, जैसे कि पहले वाला देखो, चेहरे पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, अगर चेहरे को लेकर आप विचार बदलना चाहते हो, चाहे कारण कुछ भी होने दो, जो हो गया, छोड़ दो, जाने दो, किसी भी वजह से हुआ होगा, नहीं याद करना है हमें। याद नहीं करना यानी उसको दबा देना है, बिल्कुल नहीं। सकारात्मक विचार, अब भी मैं क्या कर सकती हूँ इसके बारे में, मैं अब भी क्या कर सकती हूँ वो मुझे बताओ। मुझे बाकी कुछ एनालिसिस और स्टडी ये सब मुझे नहीं करना है। तो डायरेक्टली उन्होंने नया विचार यहाँ पे दे दिया है। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ वेयर आई एम राइट नाउ, आई एम वंडरफुल। मैं अब खुद से प्यार करती हूँ, खुद का स्वीकार करती हूँ, मैं जहां पर हूँ अभी इस क्षण में सही जगह पर हूँ, मैं अद्भुत हूँ। बात खत्म। हम्म? सारी लिस्ट मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ, ये एक मैंने पढ़ लिया। या तो फिर अगर आपके कान, और एक दो बता देती हूँ, अगर आपके कान के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, कान में दर्द होने दो, या कोई भी कान को लेकर कोई भी इश्यू है, तो आप कौन सा नया विचार रखेगी? आई लिसन टू गॉड, मैं भगवान की आवाज सुनती हूँ, मैं ब्रह्मांड की आवाज सुनती हूँ। आई हियर द जॉयज ऑफ लाइफ, इस जीवन के जो आनंद के आवाज है उनको मैं सुनती हूँ। हाँ, खुशी के गीतों को मैं सुनती हूँ, खुशी की धुन को मैं सुनती हूँ, जिंदगी की धुन जिसमें से खुशी मिले उसको मैं सुनती हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि मैं भी जिंदगी का एक हिस्सा हूँ। आई लिसन विथ लव, और हर बार जब जिंदगी की आवाज सुनती हूँ, हर पल बड़े प्यार से मैं इसको सुनती हूँ। ये हो गया आपका नया विचार। इस तरह से उन्होंने लिवर, हार्ट, लंग्स, थ्रोट, आंखें, लार्ज इंटेस्टाइल, सेक्सुअल ऑर्गन्स, घुटना, त्वचा, पीठ, कमर, किडनी, ब्लैडर, फिंगर, स्टमक, हर चीज को लेकर उन्होंने एक पेज में दे दिया है। बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं करना है, पास्ट में नहीं जाना है, स्मृतियों को ताजा नहीं करनी है, कोई बात नहीं। नया सर्किट बना दो, पुराना सर्किट अपने आप बंद हो जाएगा। ऑलराइट, दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, डू लिसन टू इट। ओके, अब आखिरी चैप्टर, मेरे ख्याल से ये आखिरी चैप्टर है, हाँ 16वां चैप्टर, ये आखिरी चैप्टर है, जहाँ पे वो कहती है मेरी कहानी। हाँ, अब मैं इसकी कहानी, हमारे पास 15 मिनट है, लेकिन मैं यहीं पे रुकूंगी। इसकी कहानी हम अभी नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ताकि हमको कंटिन्यूटी मिले। तो पूरी कहानी कल के दिन में शायद हम पढ़ पाएंगे। और उसके बाद उनका एक आफ्टरवर्ड है, जिसमें भी उन्होंने थोड़ा कुछ कहा है। और फिर सब प्रतिज्ञा पत्रों के का बाप मैं कहूंगी, वो ऐसी सुंदर प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा पत्र उन्होंने दी है कि ये अल्टीमेट है। इसको तो फ्रेम करके हम रख सकते हैं। और फिर वो ये किताब खत्म होगी, तो कल और परसों में ये हम दो चीजें करेंगे। ऑलराइट, उनकी कहानी से भी बहुत सीखने जैसा है। और उनकी कहानी मैं अपने शब्दों में नहीं, उनके ही शब्दों में आपको पढ़ सुनाना चाहती हूँ।
तो वो मैं पढ़ के सुनाऊंगी आपको कल। अभी रुकेंगे। किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ समझाना है? गो अहेड, वी गॉट टाइम। આરતીબેન, જે પ્રતિજ્ઞા પત્ર જે આપેલા છે ને બધા પાછળ, બધા આવી રીતે આપેલા છે ને બધા, પણ અહીંયા આમાં છે ને એટલા શબ્દ ગુજરાતીમાં પણ એટલા ભારે ભારે. હંસાબેન, આપણે કાલે વાત કરશું. મારા લેપટોપની બેટરી ફિનિશ થઈ રહી છે, હા 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 તો ઓમકાર બોલીને હા આપણે હા ખમી હા જશું હા અને ચાલશે. કાલે વાત કરશું. પણ તમે હા લખી રાખો, ડેફિનેટલી વાત કરવી છે. હા Okay, friends, my laptop is running low on its battery, so I will just say the Omkar and close the class. હમ. All right? Om. Thank you. I will see you guys tomorrow. Thank you very much. Thank you, Anita.